सऊदी अरब के साथ दोतरफा बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सऊदी अरब हिंदुस्तान के लिए अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदारों में से एक है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब दुनिया की दो बड़ी और तेजी से तरक्की करने वाली मईशतें हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारा बाहमी ताउन पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अपने यूरोप दौरे के तीसरे दिन इतवार को पेरिस की यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब किया और इस दौरान राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत और इसके नजरियाती मुहाफिज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सख्त निशाना लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद ने बहुत सी हिंदू किताबें भी पढ़ी है। इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो कुछ करती है उसमें हिंदू कुछ नहीं है। The Gita, I've read number of the Upanishads. I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened. They want dominance of a few people, and that is what they're about. There is nothing Hindu about them. शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए पूरे मुल्क से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जमा होने वाले लोगों की वापसी सफर के दौरान गोधरा जैसा वाकया पेश आ सकता है। साबिक में अयोध्या में साबरमती एक्सप्रेस पर वापस आने वाले कार सेवकों पर हमला किया गया और गुजरात के गोधरा स्टेशन पर उनकी ट्रेन के कोच को आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। इस वाकये की रियासत भर में बड़े पैमाने पर फसादात हुए थे। ये बात उद्धव ठाकरे जलगांव में एक जलसे आम से खिताब करते हुए किया। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने जलगांव के पंपराला में मीटिंग से खिताब किया। साथ ही मराठा रिजर्वेशन पर रियासती हुकूमत के मौके पर सवालात भी किए। ठाकरे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे की नकब कुशाई की। प्रोग्राम में तकरीर करते हुए ठाकरे ने मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। राम मंदिर पर शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे के तबसरे पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये पूरा इत्तेहाद जो पीएम मोदी के खिलाफ है, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। ये बातें अगर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो मैं एक ही कहूंगा, हे प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। बस ये बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय बयान है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने राजस्थान के टोंक में 1000 ग्रामीण
इंदिरा रसोई का आगाज करते हुए एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। प्रियंका गांधी ने इंतखाबी रियासत राजस्थान में अपनी मुहिम का आगाज करते हुए बीजेपी पर सख्त हमला किया और कांग्रेस हुकूमत के अवाम दोस्त प्रोग्रामों का जिक्र किया। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में अवाम की इज्जत होती है। प्रियंका गांधी ने कहा, आज महंगाई अपने अरूज पर है। राजस्थान हुकूमत अवाम को जो कुछ दे रही है वो अवाम का हक है। दूसरी जानिब जलसे से खिताब करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान हुकूमत ने हर शोबे में फैसले लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। बजट में जितने भी ऐलानात किए गए थे उन पर अमल हो गया है। आज देश में परिस्थिति ये है कि देश पर राज करने वाले भाजपा के नेताओं के मन में इतना अहंकार आ गया है कि ये बातें भूल चुके हैं। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। अगर आप महंगाई से जूझ रहे थे, महंगाई राहत कैंपों से पहले, अगर आपके जीवन में अत्यंत मुश्किलें थी, तो ये किस लिए थी? कभी आपने ये सवाल उठाया है कि इतनी महंगाई क्यों? हमें जब रोजी रोटी के लिए कमाने जाना पड़ता है, हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं। हम जब दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, मन में शायद बात होगी आपकी मेरी बहनें कि आज मैं सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, तो आप इस आशा से जाती हैं दुकान की आपको दो चार चीजें खरीद के आएंगी, लेकिन हमेशा आप वापस आ जाती थी आधी चीजें लेकर। गैस का सिलेंडर आज देश भर में 1000 रुपए का है। कौन खरीद सकता है? क्या आप खरीद सकती हैं? यहां पर राजस्थान की सरकार ने आपको 500 में क्यों दिया है सिलेंडर? क्योंकि देश भर में जो महंगाई है उसकी भाजपा के नेताओं को कोई परवाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एसीबी कोर्ट में आंध्र प्रदेश सीआईडी ने मजीद 2 दरखास्तें दाखिल की है। अमरावती रिंग रोड केस में पीटी वारंट पिटीशन दाखिल की, जबकि स्किल डेवलपमेंट के मामले में बदनवानियों में मुलविस होने के मुकदमे में गिरफ्तार चंद्रबाबू नायडू को तहवील में देने की ख्वाहिश करते हुए एक और दरखास्त दाखिल की है। वाजरे की सीआईडी ने उन्हें 9 सितंबर को 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट घोटाले में गिरफ्तार किया था। चंद्रबाबू को इतवार को विजयवाड़ा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया और उसी वक्त तेलुगु देशम पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ रियासत बंद की कॉल दी थी। मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान सरापा एहतजाज है। साथ ही हुक्मरान जमात YSRCP के कारकुन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर जश्न मना रहे हैं। इतवार की रात को कई मकामात पर पटाखे जलाए गए। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को जेल में घर का खाना देने की इजाजत है और घर के लोग ही मुलाकात कर सकते हैं। बाबू को जेल में तमाम सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पूर्णिया के डगरुआ थाना के सौरा जावर गांव में बुजुर्ग की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महेंद्र ऋषि बताया जा रहा है कि महेंद्र ऋषि अपनी जमीन में टाट लगा रहे थे, तभी पड़ोसी ने हमला कर उसकी जान ले ली। सीवान में महावीरी अखाड़े के दौरान विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शहर के मुख्य इलाके पटेल चौक की है। नवादा में एक युवक को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बसोचक नहर के पास की है। युवक से मोबाइल और कैश लूट लिए गए। पटना में नशे का धंधा जारी है। नशे के सामानों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और एक कार से 110 किलो गांजा बरामद किया। वहीं मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। भागलपुर के मुरली गांव से 2 बच्चे की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला घर से आधार कार्ड बनवाने के बहाने निकली थी। महिला के पति ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस फरार महिला की तलाश कर रही है।
शेखपुरा के बरबीघा धारसेनी गांव में जमीन विवाद में मारपीट हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष ने थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया के लौरिया के लाकड़ गांव में सिकरहना नदी में दुर्लभ प्रजाति की मछली मिली है। इस तरह की मछली दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। बगहा के हरहा नदी में 1 साल पहले ये मछली मिली थी। वैशाली पुलिस ने लूटपाट के एक गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद हुआ है। ये गिरोह मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर सक्रिय था। समस्तीपुर के साइबर थाने की पुलिस ने सेव वैल्यू कंपनी के CSP देने के नाम पर 1,53,000 रुपए की ठगी के मामले की बात कही है। मामले में आरोपी शशिकांत कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी के पास से लगभग 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के गोलहर पुल के पास हुई ऑटो लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले के 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने छापेमारी की और शराब की तस्करी में सदर विधायक कुसुम देवी के देवर अशोक सिंह समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के कररिया गांव के पास की गई है। ध्यानधी स्टालिन के बाद अब उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासी जंग छिड़ गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद गोधरा जैसा वाकया हो सकता है। इस बयान पर बीजेपी ने जवाबी हमला किया है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की एक जनसभा के दौरान कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों को अयोध्या बुलाया जा सकता है। लोग ट्रकों और बसों में भरकर जाएंगे, लेकिन उनके लौटने के समय गोधरा जैसी घटना हो सकती है। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यांचं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा ठेवायचं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे मौके पर गोधरा का जिक्र कर उद्धव ठाकरे घिर गए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ बना ये गठबंधन वोट के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यही प्रार्थना है कि प्रभु राम उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धी दे। सत्यपाल मलिक किंवा त्या मोहाबाईंनी सांगितले की येत्या काही दिवसामध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होईल। तारीख ठरते। मला कोणी सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतात 23 जानेवारी, म्हणजे चांगलं आहे, स्वागत आहे। पण डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यांचं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा ठेवायचं। उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासी पारा गर्म है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है और अब विपक्ष को घेरने का बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटों में डेंगू के 134 मरीज पाए गए, जिसके बाद रियासत में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़कर 675 हो गई है। देखिए रिपोर्ट। इलाज के लिए पर्ची काटने की लगी ये भीड़ भागलपुर के मायागंज अस्पताल की है और अचानक अस्पताल में दिख रही इस भीड़ की वजह है डेंगू का डंक। काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है मरीजों की वो देखी जा रही है। घंटों लाइन में खड़े होकर पर्ची कटाने वालों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। कहाँ से आना हुआ है मैम? साहिबगंज से। साहिबगंज से। कब कितने देर से लाइन में खड़ी है? 1 घंटे से। और कितना टाइम लगेगा? अभी तो और भी टाइम लग ही सकता है, आप देख ही सकते हो कितना टाइम लग जाएगा हम लोगों को।
बिहार में डेंगू कितनी तेजी से पांव पसार रहा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में डेंगू के 134 नए मामले सामने आए। इसके बाद बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 675 तक पहुंच गई। सिर्फ पटना में 24 घंटे के भीतर 36 नए मरीज मिले। इसके बाद पटना में डेंगू मरीजों की संख्या 298 तक पहुंच गई है। डेंगू के मामले में दूसरे नंबर पर भागलपुर है, जहां 24 घंटे में 19 नए मरीज मिले और डेंगू के कुल मरीजों की संख्या यहां 161 तक पहुंच गई। हालांकि भागलपुर में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए अलग से इंतजाम किया गया है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय के डेडिकेटेड वार्ड में डेंगू के 18 मरीज भर्ती हैं, जबकि डेंगू से निपटने के लिए अलग से बनाए गए 100 बेड के फैब्रिकेटेड अस्पताल में 94 मरीजों का इलाज हो रहा है। व्यवस्था वगैरह अस्पताल हाँ बहुत अच्छा है। डॉक्टर सब लिखते हैं जो दवाई, उसको समय समय पर सब कुछ देते हैं सब लोग। डॉक्टर वगैरह नर्स वगैरह समय से हाँ बिल्कुल, जब भी जरूरत होता है ऐसे भी आके बताते हैं, कोई दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेंगू से निपटने के लिए पटना में भी तैयारी की गई है। पीएमसीएच में डेंगू मरीजों के लिए 34 बेड रिजर्व किया गया है। वहीं जिन इलाकों में डेंगू के मरीज मिले, उन इलाकों में फॉगिंग और दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। उसके लिए तैयारी पूरी है हम लोगों की, स्वास्थ्य विभाग की और अस्पतालों की, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो पानी नहीं जमा होने दें। वैसे प्रशासन डेंगू से निपटने के भले लाख दावे कर ले, लेकिन पटना के कुछ इलाकों में जल जमाव बीमारी को न्योता दे रहा है। राजधानी पटना की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो डेंगू के बढ़ते प्रकोप का एक महत्वपूर्ण कारण है। खासकर जो तस्वीरें बरसात के बाद जो नजर आती है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और बरसात के बाद ही डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है। मतलब प्रशासन जो भी करे ना करे, आप खुद एहतियात जरूर बरतें। साफ सफाई का ध्यान रखिए, घर के आसपास पानी ना जमा होने दें ताकि डेंगू का खतरा पैदा ही ना हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र के साथ भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी जनरल का इफ्तिताह किया। एलजी ने कहा कि मुझे लगता है कि इसको पहले शुरू किया जाना चाहिए था, क्योंकि मालियाती महकमे तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। फाइनेंस से वाबस्ता अफराद को सराहा जाना चाहिए। एलजी ने कहा कि मालियाती शोबा एक अहम किरदार अदा करता है और खुशहाली की बुनियाद रखता है। जम्मू कश्मीर में अब काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। पहले यहाँ कोई शफाफियत नहीं थी। पहले अफसरान ने आम लोगों को तकलीफ में डाल रखा था और लोग इन अफसरान से तंग थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में शफाफियत है और बिला ताखीर काम हो रहा है। एलजी ने कहा कि लोगों में एतमाद पैदा करने के लिए काम करने की जरूरत और मसाइब को खत्म करने के तरीके पैदा करने की कोशिश करनी है। उन्होंने कहा कि कई इदारों में कुछ बदनवान अफसरान मौजूद हैं जो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए तवील अरसे तक इंतजार करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अफसरान को मुतनब्बे किया और कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए अब जाएगा, और उन्होंने अवाम को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि करप्शन में मुलविस किसी भी अफसर को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एलजी ने जम्मू कश्मीर के अवाम से टैक्स देने की अपील की ताकि इसे जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने फिर साफ कर दिया कि लद्दाख के इलाके में चीन ने 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सामान LAC पर तैनात किया जाएगा। वो जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। With any design to have a foothold here, and I think all this credit goes to our great leader Shri Narendra Modi. So do you think all these new technologies that will be incorporated along the line of actual control? That is the aim. It is being done for that. It is being done for that. Let me tell you, when I got my commission 1961, when I joined my battalion, in my battalion that time there was nothing indigenous. Our rifles were 303 made in Buckingham small arms. Our vehicles were Dodge, Ford and all that. Even the watch which I got, that was made in Switzerland. There was nothing which was indigenous. And today, there is nothing which is foreign. Sir, recently Congress leader Rahul Gandhi, visited Ladakh and he claimed that a large portion of land of Ladakh has been occupied by China. I wouldn't comment on anybody's statement, but I will say what is fact, because I have seen myself. There's not even 1 square inch of land which Chinese have occupied, and all our troops
Whatsoever might have happened in 1962, that's immaterial after that. But today, we are in occupation of our land to the last inch. So what do you have to say to these leaders who are portraying a very gloomy picture? They are not buying the argument what has been given by the armed forces and acting as spokesperson for China. I wouldn't say anything about that, but I will make a statement of fact. The statement of fact is that our armed forces, they are prepared for any eventuality. And God forbid, if the balloon goes up, people will get bloody nose from us. आईआईटी जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने इसका इफ्तिताह किया और इस मौके पर GOC शुमाली कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। आईआईटी जम्मू का स्टाफ और तलबा भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस सिंपोजियम के लिए 180 सनती शराकतदारों ने इंदराज कराया है। इस मौके पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। शुमाली कमांड और आईआईटी जम्मू के दरमियान ताउन फौज और तालीमी इदारों की एक अच्छी मिसाल है। इस पहल का मकसद नए स्टार्टअप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। इसका मकसद शुरा के तकनीकी इल्म की बुनियाद को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की दिफाई बरामदात में इजाफा हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माहौल दोस्त अंदाज में किया जाना चाहिए। Technical seminars in line with the theme of this. जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, टेक्नोलॉजी में तरक्की जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह के सेमिनारों से मौसर इंसदाद ड्रोन टेक्नोलॉजी में मदद करेगी। ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। सर, आज जो टेक सिंपोजियम यहाँ पे हुआ है, कितना बड़ा एक फायदा हो सकता है जब आर्मी, इंडस्ट्री और एकेडमिया एक साथ में? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी तक ऐसे जो होते थे नॉर्थ टेक सिंपोजियम जैसी जो चीज़ है वो यहाँ पहली बार हुई है जो जम्मू कश्मीर में हुई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पे एक इकोसिस्टम मिलने वाला है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। जहाँ तक मिलिट्री का फायदा है, जो ट्रॉयका जैसे आपने सुना तो ओपनिंग एड्रेस में कि मिलिट्री, एकेडमिया और इंडस्ट्री तीनों एक साथ मिल बांट के यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने आगे बढ़ना है और टेक्नोलॉजी को कैसे हमने एक्सप्लॉयट करना है। क्योंकि आज आप देखेंगे मैन एंड मशीन का जो कॉम्बिनेशन है वो निहायत जरूरी है। जितना अच्छा कॉम्बिनेशन उतनी अच्छी काबिलियत। सर, जैसे आपने कहा कि मैन और मशीनरी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा है सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है वो ड्रोन का चैलेंज है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो सिंपोजियम में जो इनोवेशंस हैं, किस तरह के इनोवेशंस हैं जिससे आर्मी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एडवर्सरीज हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके? बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्रोन एक ऐसा चैलेंज है, स्पेशली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ये चैलेंज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी लिए यहाँ पर जो काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट आया हुआ है वो हमारे लिए देखना निहायत ज़रूरी है और इसमें टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इम्प्रूव होती जा रही है। तो यहाँ बैठ के हम यही सोच विचार करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम आने वाली है और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आगे आने वाले दिनों में काम आने वाली है, जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के सेमिनार, क्योंकि आगे जो मॉडर्नाइजेशन, आगे जो चैलेंज है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक अंतिम कदम है और उससे हमारे और भी कदम निकलने वाले हैं। तो ये जो है हमारी एक शुरुआत है। छोटे छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमें क्या फायदा होगा यहाँ पर, चूंकि हम तीनों बैठे हुए हैं यानी मिलिट्री, इंडस्ट्री और एकेडमिया, आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में सोच विचार का मौका मिलेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान वज़ीर दिफा सांबा के सरहदी इलाके में दरियाए देवक पर BRO की तरफ से बनाए गए पुल का इफ्तिताह करेंगे। सरहद पर सिक्योरिटी के पेश नजर इस पुल को अहम समझा जाता है और ये सरहदी इलाके के लिए काफी अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर में BRO की तरफ से मुकम्मल किए गए कामों का इफ्तिताह और नए कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसमें सुरंग और कई अहम सड़कें शामिल होंगी। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। आदाब।